Morning students, this is your teacher Neela Mehlawat and we'll continue the chapter 17, breathing and exchange of gases, and this is our lecture number 3. Clear students? I hope you have understood the last lecture because I haven't received any queries from your side, so I am assuming that you have understood thoroughly. Okay, let's start with. Now first topic that we have is respiratory volumes and capacities. The very first is the tidal volume. देखिए, when we are breathing and when we are respiring, we know that the air passes through a definite phase. Okay, there are different stages, like you are inhaling, then you are exhaling, then there is exchange of gases, right? Now, how much air we can take inside our body and how much could be expelled, right? We should focus on that. So tidal volume means that volume of air that we can expire during a normal respiration. ठीक है? Suppose we are breathing normally, normal respiration is going on. So what is the volume of air that we inspire or expire? कितना वॉल्यूम है एयर का जितना हम अंदर ले सकते हैं या बाहर छोड़ सकते हैं ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन? So that is 500 ml. So 500 ml of air we breathe in and breathe out during normal respiration. And a healthy person can inspire and expire about 6,000 to 8,000 milliliter of air per minute. Okay, एक मिनट में हम इतना मिलीलीटर ऑफ एयर या तो इंस्पायर कर सकते हैं या एक्सपायर कर सकते हैं, यानी बॉडी के अंदर ब्रीद इन कर सकते हैं या ब्रीद आउट कर सकते हैं. सेकेंड कैपेसिटी दैट वी हैव इज अ रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ठीक है, रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? ये वो वॉल्यूम ऑफ एयर, दिस इज दैट वॉल्यूम ऑफ एयर that we can forcibly take inside. Like when we ask you to breathe, right? Take a deep breath. Then this is the extra amount of air that we can take inside our lungs. And that is approximately 2500 to 3000 ml. ठीक है? So inspiratory reserve volume क्या है? जो हम डीप ब्रीदिंग के साथ अंदर ले जा सकते हैं, कितनी एक्स्ट्रा एयर हम अंदर ले जा सकते हैं, दैट इज़ 2500 to 3000 ml. देन एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल. एक्सपिरेटरी मीन्स कितना हम बाहर छोड़ सकते हैं, मीन्स अगर हम ब्रीद आउट करते हैं, फोर्सिबली करते हैं. देखिए, नॉर्मली तो हम 500 ml ऑफ एयर वी कैन ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. ठीक है, ये हमारी एक्स्ट्रा है जो हम और बॉडी के अंदर ले जा सकते हैं अगर हम डीप ब्रीदिंग करते हैं. ठीक है, एक्सपिरेटरी कितना हम एक्स्ट्रा बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं नॉर्मल रेस्पिरेशन के अलावा, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1000 to 1100 ml ऑफ एयर. ठीक है, 1000 to 1100 ml ऑफ एयर. देन इज़ अ रेजिडुअल वॉल्यूम. देखिए, जैसा नेम सजेस्ट करता है, रेजिडुअल. ठीक है, रेजिडुअल मीन्स हमने फोर्सिबली एक्सपिरेशन किया है, हमने फोर्स लगा के एयर को बॉडी से बाहर रिमूव किया है. इवन देन देर इज सम वॉल्यूम ऑफ एयर विच विल बी प्रेजेंट इनसाइड अ लंग्स, दैट विल बी कॉल्ड अ रेजिडुअल वॉल्यूम. तो ये वो वॉल्यूम है, ये वो एयर है जो हमारे लंग्स के अंदर फोर्स्ड एक्सपिरेशन के बाद भी रह जाती है. एंड इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1100 to 1200 ml. Clear? Is it clear? Then is inspiratory capacity. Inspiratory capacity. Inspiratory क्या होता है? What do you mean by the inspiration? Inhalation. What do you mean by the inhalation? जब हमारी बॉडी में नॉर्मल ठीक है, जब नॉर्मल रेस्पिरेशन हो रहा है तो जितना वॉल्यूम ऑफ एयर है, जितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम बॉडी के अंदर ले जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. दैट इज़ कॉल्ड इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. क्लियर? वॉल्यूम ऑफ एयर जब हमारी बॉडी में नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है
तो जितनी वॉल्यूम ऑफ क्वांटिटी हम बॉडी के अंदर ले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. क्लियर? सो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी अगर हम निकालना चाहते हैं, सो आप you can have inspiratory capacity, that is IC will be equal to IV plus IRV. IV is your tidal volume, ठीक है, TV सॉरी, tidal volume plus your inspiratory reserve volume. ठीक है, अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, tidal volume you know what was it? It was 500 ml. okay, and the inspiratory reserve volume क्या है? this one. ठीक, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं, सो वी विल कम टू द इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. ओके, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी विल बी द सम ऑफ टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ओके, देन कम्स एक्सपिरेटरी कैपेसिटी. एक्सपिरेटरी कैपेसिटी मीन्स द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन. मतलब हमने एक नॉर्मल एयर अंदर लिए, नॉर्मल ब्रीदिंग की है, हम इन ब्रीदिंग कर रहे हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रेस्पिरेशन है, उसके बाद कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर हम बॉडी से बाहर रिमूव कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड योर एक्सपिरेटरी कैपेसिटी. सो योर EC विल बी इक्वल टू अगेन द टाइडल वॉल्यूम, राइट, योर EC विल बी इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ठीक है, your expiratory capacity will be equal to tidal volume plus expiratory reserve volume. Okay, then is the functional residual capacity. ठीक है, ये वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो हमारे लंग्स में रहती है जब हम नॉर्मल एक्सपिरेशन करते हैं. एक्सपिरेशन मीन्स जब हम ब्रीद आउट करते हैं, तो हम नॉर्मल रेस्पिरेशन हो रहा है हमारा और एक नॉर्मल एक्सपिरेशन कर रहे हैं, हम बॉडी से बाहर रिमूव कर रहे हैं, तो जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स में बच गई है, विच इज़ लेफ्ट इन द लंग्स, इज कॉल्ड फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी. एंड दिस विल बी इक्वल टू द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम. ओके, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस द residual volume. Then is the vital capacity. Vital capacity means the maximum volume of air that the person can breathe in. एक maximum air जो हम बॉडी के अंदर ले जा सकते हैं after a forced expiration. मतलब हम सांस ले रहे हैं, then I took it forcibly, मैंने अपने lungs में से एयर को बाहर निकाला है, उसके बाद कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर मैंने बॉडी के अंदर ली है. ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड अ वाइटल कैपेसिटी. क्लियर? दैट विल बी कॉल्ड अ वाइटल कैपेसिटी. नाउ दिस विल बी इट विल इंक्लूड 3: एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल, ठीक है, प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इन तीनों को अगर हम सम कर देंगे, that will come under the vital capacity. Then comes the total lung capacity. Total lung capacity मतलब हमारे lungs की total capacity कितनी है. ठीक है, क्लियर है? मतलब हम कितनी एयर अपनी बॉडी, अपने lungs में ले जा सकते हैं at the end of the forced inspiration. मतलब हम मैक्सिमम कितना लंबा सांस ले सकते हैं जिससे कि हमारी बॉडी में मैक्सिमम एयर लंग्स में चली जाए. That will be called the total lung capacity. So it will include all of these: residual volume plus expiratory reserve volume plus tidal volume plus inspiratory reserve volume. If you add all these and plus the residual volume, you will have the total lung capacity. Okay, you will have the total lung capacity. Clear? Dear students, these capacities and volumes, they are 100% asked. You can be asked in an MCQ, or you can be asked to identify the formula, or you can be asked to write the formula. So these are very, very important. So you must learn these. Okay, dear students? Clear? Shall we go further? Chaliye. Now coming to the exchange of gases.
yesterday we have talked about the first step, that is breathing in, breathing out. Okay, this was the first step of respiration. Second is the exchange of gases. Okay, exchange of gases है, it occurs at 2 steps. We'll talk about it. Now exchange of gases के लिए alveoli are the primary site of exchange of gases. Means alveoli are the primary organs where exchange of gases will occur, and the main process through which exchange occurs is diffusion. Right? It occurs through the process of diffusion, and there are a few factors that affect this process. First is the solubility of gas, and second is the thickness of the membrane. देखिए, if the gas is more soluble, it will diffuse faster. If the thickness is more, rate of diffusion will be slow. Okay, so solubility is directly proportional to diffusion, and thickness is inversely proportional to diffusion. Clear? Let's see again. Coming to the solubility of carbon dioxide and oxygen. ठीक है, CO2 is 20 to 25 times more soluble than oxygen. देखिए, जो ऑक्सीजन की कैपेसिटी है डिज़ोल्व होने की ब्लड में, वो काफ़ी स्लो है, while the CO2 has 20 to 25 times more solubility than oxygen. तो CO2 जल्दी डिज़ोल्व होती है ब्लड में, इसीलिए CO2 डिफ्यूज़ भी, it also diffuses faster in comparison to oxygen. Then coming to the you can say thickness of the membrane. We were talking about if the membrane is thick, the diffusion will be slow. If the membrane is thin, diffusion will be faster. Okay. So your diffusing membrane is made up of 3 layers. The squamous epithelium of alveoli, endothelium of alveolar capillaries, and the basement membrane. तो 3 membranes हैं that make the diffusing membrane. So it ऐसा लगता है कि जो हमारी diffusing membrane है वो काफ़ी मोटी हो जाएगी. It will become thick, but no. The total thickness is less than 1 millimeter. Although it is made up of 3 membranes, 3 layers, but the total thickness is less than 1 millimeter. So 1 millimeter से भी बहुत पतली होती है ये. Coming to the first stage where exchange will occur. When you breathe in the air, the oxygen will go into the alveoli. ठीक है, we have started the pathway. हमने breathe in किया, nose, like, then your bronchi, secondary bronchi, tertiary bronchi, bronchioles, and then finally the air will reach to alveoli. So the air which is coming here is oxygen, right? Oxygen आ रही है, and this is your blood. The blood is flowing in a capillary, and this is the membrane through which diffusion will occur. तो यहाँ पर oxygen ज़्यादा है, so from alveoli the oxygen will go into the blood, and by which process? Diffusion process. ठीक है, by which process? Diffusion process. So the first step is alveoli से oxygen blood में diffuse हो जाएगी. ठीक है, and the blood is having carbon dioxide. Blood is having carbon dioxide. So what will happen? Blood is having carbon dioxide, तो क्या होगा? The carbon dioxide will go into the alveoli. ठीक है, so blood में से CO2 alveoli में चली जाएगी और alveoli में से oxygen blood में चली जाएगी. So this is called exchange of gases. ठीक है, clear? Clear everyone? Is it clear to every you? And the rate of diffusion of carbon dioxide is faster in comparison to oxygen because its solubility is more. Okay, then this rate of diffusion will also depend upon the partial pressure. Means एक गैस कितना प्रेशर exert करती है, that is called the partial pressure. तो ऑक्सीजन का यहाँ पर alveoli में ऑक्सीजन का partial pressure ज़्यादा होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का partial pressure ब्लड में ज़्यादा है. Thus it will diffuse from blood into the alveoli. Okay. Next, अब blood क्या है? Now blood will go and it will reach the cells. Blood जो है वो cells के पास पहुँचेगा. Blood के पास क्या है? अब ऑक्सीजन है. सेल के पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है. तो यहाँ पर फिर से एक्सचेंज होगा. ब्लड से ऑक्सीजन सेल्स में चली जाएगी and CO2 will go into the blood. So this is called the second step of exchange. First step कहाँ हुआ? Alveoli. Second step कहाँ हो रहा है?
ब्लड और सेल्स के बीच में। क्लियर है? इज इट क्लियर? लेट्स समराइज इट, लेट्स सी बोथ द स्टेप्स। देखिए, व्हेन वी आर ब्रीदिंग इन, जब हम ब्रीद इन कर रहे हैं, ठीक है, तो एल्वियोलाई में देखिए पार्शियल प्रेशर 104 है, जबकि CO2 का पार्शियल प्रेशर 40 है। तो किसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है? ऑक्सीजन का। तो यहाँ से ऑक्सीजन जो है आपकी ब्लड में चली जाएगी और ब्लड में से CO2 जो है वो आपकी एल्वियोलाई में आ जाएगी। नाउ दिस ब्लड विल गो टू द हार्ट, हार्ट विल पंप टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी, इट विल रीच द सेल्स। तो यहाँ पर आपका सेकेंड एक्सचेंज होगा, ठीक है, हियर यू विल हैव अ सेकेंड एक्सचेंज, ठीक है। ब्लड में क्या है? ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन विल गो इन टू दी सेल्स एंड CO2 विल गो इन टू दी ब्लड। ओके, सेकेंड एक्सचेंज हो गया। अब ये जो ब्लड है दिस विल रीच बैक टू दी हार्ट, ये दोबारा से हार्ट के राइट पोर्शन में आ जाएगा। सो दोनों एक्सचेंज जो हैं, फर्स्ट occurs at the alveoli and second occurs between the blood and the cells, and this completely depends upon the partial pressure. ये जो rate of diffusion है, ये ability to exchange these gases, it entirely depends upon the partial pressure of both the gases. Clear, students? Is it clear to everyone? Okay. Now your homework for today. So first of all, you will make notes of this topic. Then you will read the page numbers 272 and 273. They are highly important. Okay? Is it clear? And if there is any query, any doubt while reading the chapter, you must talk to me. You must correspond to me. Okay, dear students? Okay? Bye everyone.